अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। यानी अगर मैं आपको ये थ्योरम आसान अल्फाजों में समझाऊं तो इस थ्योरम में वो कह ये रहा है इस थ्योरम में वो कह ये रहा है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसके इसकी एक साइड क्या है? इसकी एक साइड ए बी है, दूसरी साइड कौन सी है? ए सी। ठीक है, ये मैंने येलो येलो कलर में हाईलाइट किया आपके सामने। तो आप देखें कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है? ए बी का मिड पॉइंट एल है और ए सी का मिड पॉइंट एम है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट एल है और ए सी का मिड पॉइंट एम है। तो वो इस थ्योरम में क्या ये रहा है कि जो लाइन जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, लाइन ये जो लाइन सेगमेंट है एल एम, ये लाइन सेगमेंट है एल एम, ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट की है। ये जो लाइन इन दोनों को जॉइन कर रही है, दोनों मिड पॉइंट्स को, ये लाइन क्या है? ये लाइन है पैरेलल है थर्ड साइड से। थर्ड साइड जो है वो बी सी है, तीसरी साइड। ये देखें ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको इसके साथ पैरेलल है और ये इसकी वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ है। यानी अगर बी सी वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ से मतलब ये है कि इसकी लेंथ जो बी सी की लेंथ है, जो थर्ड साइड की लेंथ है, उसकी आधी है। यानी अगर बी सी जो है 10 सेंटीमीटर है तो ये जो एल एम है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने प्रूफ ये करना है कि जी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कौन से दो मिड पॉइंट्स हैं? एल और एम दो मिड पॉइंट्स हैं। वो ये जो मिड पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है, एल और एम जो दो मिड पॉइंट्स हैं, इनको लाइन जॉइन कर रही है ये वाली लाइन जो जॉइन कर रही है, ये थर्ड साइड के पैरेलल है और इसकी जो लेंथ है वो थर्ड साइड से हाफ है, थर्ड साइड से वो आधी है, वन हाफ है। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का बुनियादी ख़ुलासा है जो मैंने आपके सामने अभी अभी एक्सप्लेन किया है आसान अल्फाज में। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक कॉमन पॉइंट पे, ये जो रेड कलर का कॉमन पॉइंट मैंने आपके सामने बनाया है, इस कॉमन पॉइंट पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये दो एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये एक कॉमन पॉइंट पे बन रहे हैं। तो ये एंगल्स वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए डिग्री है, ये एंगल ए है, तो ये, और अगर ये एंगल बी है तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, बिकॉज दीज आर वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। ये आपके सामने यहाँ पे ये दिखा रहा है, शो कर रहे हैं कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो ए डिग्री और एंगल ए है ये इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, तो ये वर्टिकल एंगल्स प्लीज़ अपने जहन में रख लें क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होगा, वर्टिकल एंगल्स। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। जिस तरह वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, इसी तरह ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं? अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये देखें, ये ग्रीन लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वर्टिकल एंगल्स की पहचान ऑल्टरनेट एंगल्स की पहचान जो होती है वो आप याद रखना, ऑल्टरनेट एंगल्स की पहचान हमेशा जेड शेप से होती है, जेड शेप से। ये आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, ये और ये एक जेड शेप बन गई है। तो इसके जो इनर एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला,
इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो याद रखें एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर आपने ऑल्टरनेट एंगल्स की पहचान देखनी है तो याद रखें ऑल्टरनेट एंगल्स की पहचान हमेशा जेड शेप से होती है। और ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स तब बनते हैं जब पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इस थर्ड लाइन का एक स्पेशल नाम है जिसको ट्रावर्सल कहते हैं। तो याद रखें कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये जेड शेप बनती है। तो ये दो चीज़ें आप प्लीज़ अपने माइंड में रखें क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होंगी। ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स तब बनते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं, इसका एक नाम है। इस लाइन को, ये जो लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करिए, इसका नाम है ट्रांसवर्सल, ठीक है। नाम याद रखने की, अगर आप नाम नहीं भी याद रखते तो बस ये याद रखें कि ये जेड शेप से बनते हैं। जेड शेप इनको पहचानने का तरीका है कि जेड शेप के इंटीरियर एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं और ये आगे जाके इस थ्योरम में के प्रूफ में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो देखें, हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि टू साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, ए बी एंड ए सी, और इनके दो मिड पॉइंट्स हैं। तो गिवन टू अस इज what is given to us? Given to us is in triangle ABC, midpoints of line segment AB and AC are L and M respectively, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि जी एक ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स हैं L और M। फिर हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि LM ये LM जो है, साइड LM इज़ पैरेलल टू साइड BC। एक चीज़ ये प्रूफ करनी है। और ये साथ में हमने ये भी प्रूफ करना है कि जो LM की जो लेंथ है, मैंने आपको बताया है मेजरमेंट लाइन सेगमेंट LM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC, ठीक है। यानी वो 1/2 ऑफ इट्स लेंथ है, यानी उसकी आधी है, BC की आधी है। अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो LM 5 सेंटीमीटर है, BC अगर 6 सेंटीमीटर है तो LM 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने मिड पॉइंट्स को जॉइन करना है। जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं M और L, हम कहेंगे जॉइन M टू L, ठीक है। जॉइन M टू L, यानी ये दोनों मिड पॉइंट्स हमने जॉइन कर दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम M और L को जॉइन करेंगे, ये देखें M और L मिड पॉइंट्स को हमने जॉइन किया है। M और L मिड पॉइंट्स को हमने जॉइन किया, येलो से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो हमने मिड पॉइंट L को एक्सटेंड करना है N तक हमने इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। यानी हमने इसको, ये जो आप डैश लाइन देख रहे हैं, हमने M और L मिड पॉइंट्स को तो जॉइन कर लिया है। उसके बाद हमने L से लेकर N तक इसको एक्सटेंड करना है, यानी इसको लंबा कर देना है, ठीक है। और हमने कितना लंबा करना है, यानी इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है कि M और L और L और N दोनों बराबर हो जाएं। यानी अगर M और L 3 सेंटीमीटर है तो L और N भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतनी हमने एक्सटेंशन देनी है इसको। तो हम कहेंगे जॉइन M एंड L एंड प्रोड्यूस
प्रोड्यूस line segment ML to point N to N such that line segment ML is congruent to line segment LN। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट N को हमने पॉइंट B से ज्वाइन करना है, ज्वाइन N टू B, और उसके बाद आप देखें कि एंगल्स बन गए हैं, तो हमने एंगल्स को लेबल करना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जिस तरह मैंने डायग्राम में लेबल किया है। एंड इन द फिगर नेम द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, तो इस तरह जो एंगल्स बने हैं उनको हम लेबल करेंगे। ये जो 3 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था मैंने। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप देखें, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इस डायग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, किसी भी 4 साइडेड फिगर को, यानी एक 4 साइडेड फिगर है, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 4 साइडेड फिगर। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं आपके लिए तो आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है BCM और N, BCM और N। ये देखें एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, ये एक 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको आप BCM और N भी कह सकते हैं, NBCM भी कह सकते हैं, आपकी यानी क्वाड्रिलेटरल को लेबल जिस तरह किया हुआ है, आप इस तरह BCMN भी पढ़ सकते हैं और NBCM भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर हम ये प्रूव कर दें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, यानी इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल और पैरेलल होती हैं। अगर हम ये हमारा ये मकसद जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, तो फिर हम इजीली ये हम ये इजीली साबित भी कर सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स NB और MC, ऑपोजिट साइड्स NB और MC, ये NB और MC, NB और MC, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम ये जब इसको पैरेललोग्राम साबित करेंगे, तो हम ये पैरेललोग्राम एक दफ़ा साबित हो जाए तो हम, ज़ाहिरी बात है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो फिर इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव भी हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि जी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो है इसकी थर्ड साइड पैरेलल है और इसकी हाफ लेंथ है। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पहला मकसद है, हमारा पहला मकसद क्या है कि हमने ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, ऑपोजिट साइड जो पैरेलल प्रूफ करनी है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है LM इज पैरेलल टू BC, ये एक चीज़ प्रूफ करनी है। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हम साबित कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइड भी पैरेलल प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि ये जो पॉइंट M है, पॉइंट M ये एक मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो AM और MC लेंथ है, AM और MC लेंथ, ठीक है, AM और NC लेंथ है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो पॉइंट M है, ये पॉइंट M है, ये एक मिड पॉइंट है। तो जाहिर बात है कि ये जो ऊपर वाली लेंथ है AM,
ये ए एम और ये रेड वाली एम सी, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मिड पॉइंट का क्या काम होता है? मिड पॉइंट का काम ये होता है कि वो एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो एम जो है वो मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है हमें, तो इसका मतलब ये ए एम और एम सी आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम ये साबित कर दें कि ए एम और एन बी, ये जो एन बी है और ये ए एम है, ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर ए एम और एन बी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एम सी और एन बी भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ए एम और एम सी आपस में बराबर हैं। ये देखें, अगर ए एम और एम सी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये बात तो साबित है, क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बी, क्योंकि ए एम और एम सी तो इक्वल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप काइंडली जेन में रखें, ये चीज़ आप काइंडली जेन में रखें कि अगर ए एम और एम सी कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि मिड पॉइंट एम की वजह से। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए एम और एन बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑटोमेटिकली एम सी और एन बी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि ए एम और एन बी कॉन्ग्रुएंट हैं? हम इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आपके सामने ये देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि दो ट्राइंगल्स हैं, ए एल और एम एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है एन एल और बी, या बी एल एन, और एक है ए एल एम। ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हम किसी पोस्टुलेट से साबित कर दें कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज़ करके हम ये साबित कर सकते हैं कि जी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये होगा कि उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। उनकी साइड्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ए एम साइड ए एम और एन बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और हमें पता है ए एम और एम सी तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से, तो एम सी और एन बी भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, फिर उसको पैरेलल प्रूफ कर देंगे, तो फिर हम ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसको पैरेललोग्राम साबित कर देंगे। जब ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा, तो हमारा जो मकसद है कि जी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स का कॉलम है और रीजंस का कॉलम है। स्टेटमेंट्स और रीजंस, स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि साइड ए एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एन बी के, और वो हम तब प्रूफ कर सकते हैं जब दोनों ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स ए एम और एल, या ए एल एम, और ट्राइंगल एल बी एन या एल एन बी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जो मैंने आपके सामने येलो कलर से हाईलाइट भी किए हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल बी एल एन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए एल एम, इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि जो बी एल है, बी एल
लाइन सेगमेंट बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एल। ये गिवन है। ये गिवन किस तरह है? ये गिवन इस तरह है कि जी बी एल जो है वो ए एल के इक्वल है बिकॉज ऑफ दिस मिड पॉइंट एल। मिड पॉइंट एल क्या कर रहा है? ये बी इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो बी इसका मतलब ये बी एल और ए एल इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ दिस मिड पॉइंट। फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे पास दो एंगल्स बन गए हैं। दो एंगल्स बन गए। अभी मैंने आपको वर्टिकल एंगल्स का कॉन्सेप्ट बताया है कि ये देखें, ये और ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 बन गए। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉमन पॉइंट पे जो दो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर इस तरह और इस तरह देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज दीज आर वर्टिकल एंगल्स, दे शेयर द कॉमन पॉइंट और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये इक्वल हैं। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न क्या है? ये वर्टिकल एंगल्स हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि एन एल, हमने ये कहा था कंस्ट्रक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात की थी कि एन एल लाइन सेगमेंट एन एल, ये वाली जो लाइन है एन एल और एल एम ये आपस में इक्वल होंगी। ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था। ठीक है, तो यही बात मैं इधर लिखने लगा हूँ। एन एल लाइन सेगमेंट एन एल इज कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल टू एम एल। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। तो अब आप देखें कि हमारे पास तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई हैं। साइड, ये क्या है? ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एल एम। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट साबित कर दी हैं, तो हम साइड पोस्टुलेट यूज़ करके इनको इक्वल साबित कर सकते हैं। या हम इनको यूजिंग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हैं ये इक्वल हैं यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें, अगर आप ये तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। अब आप देखें कि एंगल ए is congruent to angle 3, is congruent to angle 3. Angle A ये एंगल A है, is congruent to angle 3। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है? आप ये देखें कि अगर मैं इधर एक डायग्राम इस लाइन इस तरह बनाऊं, ये और ये, तो आप देखें ये एंगल A है और ये एंगल 3 है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। वो इक्वल इस तरह है कि अभी हमने ये साबित किया है कि ये वाला ट्राइंगल, अभी हमने साबित किया है ये ट्राइंगल जो एल एन बी है या बी एल एन है, ये इक्वल है ए एल एम के। दोनों इक्वल हैं ट्राइंगल। तो इसका जो एंगल ए है, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए तो इनकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी और इनके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल बी जो है, एंगल बी वो कॉरेस्पॉन्ड, देखें एंगल बी है, एक एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एंगल बी एंगल ए को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और एंगल एन जो है वो एंगल एम को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो कर दिए हैं, हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए हैं,
तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। सो इसकी रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एन बी, अब आप देखें चूंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए हैं तो इनकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये एन बी जो मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ वो ए एम के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए हैं तो जाहिर बात है इनके एंगल्स और इनकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इक्वल हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। और इसकी रीज़न क्या है? कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब आप देखें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो ये दोनों एंगल और साइड्स हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए हैं बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि एन बी is parallel to NB is parallel to AM and हम कह सकते हैं NB साइड लाइन सेगमेंट NB is parallel to AM। अब उसकी ये किस तरह हम कह सकते हैं कि NB, ये जो NB है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये तो हमने कह दिया कि जी ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल भी हैं। पैरेलल इस तरह हैं कि इनके देखें एंगल्स जो हैं, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो डायरेक्शन भी सेम है, तो ये पैरेलल है। तो आप देखें अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, एक डायग्राम बनाऊँ इस तरह करके, तो अब आप देखें अगर ये N है, ये B है, ये A है और ये C है, तो ये देखें ये एंगल B, एंगल जो B है और एंगल जो A है, ठीक है, ये एक Z शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z शेप को, ठीक है, Z शेप। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो Z शेप के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसी तरह क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है NB ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो साबित कर ही दिए, ये पैरेलल है AM के, ठीक है। तो NB पैरेलल है AM के। क्यों पैरेलल है AM के? यहाँ पे M है। क्यों पैरेलल है AM के? बिकॉज दिस एंगल्स इन ये एंगल सेम है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये एंगल सेम है। तो चूंकि ये एंगल सेम है तो इन लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स किस तरह पता चलते हैं? जेड शेप से पता चल जाते हैं। तो एन बी इज़ पैरेलल टू ए एम और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स और ये एंगल ए और ये जो एंगल है एंगल
3, ठीक है। ये एंगल ए है और ये एंगल 3 था, सॉरी ये बी नहीं है, ये एंगल 3 है, ठीक है। तो हम कहेंगे बिकॉज फ्रॉम नंबर वन में हमने क्या प्रूव किया है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। इनकी रीज़न क्या है, एन बी इज़ पैरेलल टू ए एम बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। और नंबर वन में हमने क्या कहा, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, तो एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो ये अब हमने प्रूफ कर दिया है कि एन बी इज़ पैरेलल टू ए एम, और हमें ये पता है कि एन बी इज़ पैरेलल टू एम सी। क्यों? बिकॉज देखें, ए एम और एम सी जो हैं वो आपस में इक्वल हैं बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एम, ठीक है। बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एम, ए एम और एम सी इक्वल हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। ए एन बी और ए एम कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि एन बी और एम सी भी कॉन्ग्रुएंट हैं। और एन बी और ए एम पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि एन बी और एम सी भी पैरेलल हैं, क्योंकि एम सी जो है वो ए सी का, ए एम जो है वो, ए एम जो है, ए एम वो किसका हिस्सा है, वो ए सी का हिस्सा है। तो अगर ए एम पैरेलल है एन बी के, तो इसका मतलब ये है कि एम सी भी पैरेलल है एन बी का, ठीक है। तो अब हम कहेंगे therefore thus एन बी इज पैरेलल टू एम सी। एन बी पैरेलल है एम सी के बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एम। इसकी रीज़न क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि एम सी और ए एम इक्वल हैं, ठीक है। ये नंबर 3 हो गया। और हमें गिवन क्या है, एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, दिस इज गिवन टू अस, ये नंबर 4 हो गया, ठीक है, गिवन टू अस। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम सी। सो वी कैन से एन बी, we can say NB is congruent to MC, ये नंबर 5 है। MC AM के बराबर है, गिवन है, और NB MC के बराबर है, NB MC के पैरेलल है, और NB AM के भी पैरेलल है, और AM MC के बराबर है, तो ऑब्वियसली NB MC के भी बराबर होगा। NB MC के बराबर है फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। तो अब देखें, हम कह सकते हैं कि NB MC के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। NB जो है वो NB जो है MC के कॉन्ग्रुएंट है, ये देखें स्टेटमेंट नंबर 5 में हमने प्रूफ किया है। साथ में हमने ये भी प्रूफ किया है कि NB MC के पैरेलल है, NB MC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। तो इसका मतलब ये है, ये जो क्वाड्रिलेटरल BCMN है, ये एक पैरेललोग्राम है। BCMN is a parallelogram, ठीक है, फ्रॉम 3 and 5। इसकी रीज़न क्या है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 and 5। तो अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर वी कैन से BC जो है वो पैरेलल है LM के, और
बी सी इज पैरेलल टू एन एल के। ये जो बी सी है ये भी पैरेललोग्राम की साइड है, तो बी सी पैरेलल है एल एम के, तो जाहिर बात है एल एम और एल एन एक ही लाइन है, तो ये बी सी एल एन के भी पैरेलल होगा। फिर उसके बाद इसकी रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एम एन। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। So therefore we can say BC is congruent to NM, opposite sides of parallelogram। तो अब देखें opposite sides parallel तो हमने प्रूव कर दिए हैं, तो opposite sides parallelogram की congruent भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, opposite sides parallel हैं और congruent हैं, इक्वल हैं। So therefore BC is congruent to NM। ठीक है, BC पैरेलल तो है ML और LN के, तो BC इक्वल भी होगी NM के, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। फिर उसके बाद हमें यह पता है कंस्ट्रक्शन से कि मेजरमेंट LM, जो ये LM है, ये LM है, इज हाफ ऑफ मेजरमेंट NM के। ठीक है, इस NM के हाफ है, क्योंकि याद करें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा था, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ML और LN आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यानी दोनों इक्वल हैं। ML अगर 3 सेंटीमीटर है तो NL या LN भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मिड पॉइंट L। ठीक है, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था कि एक ये मिड पॉइंट L जो है ये एक्चुअली AB को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ये जो ML है, हमने जब कहा था कि कंस्ट्रक्शन में ML को आप जॉइन कर रहे हैं, ML दो मिड पॉइंट्स को आप जॉइन कर रहे हैं, तो आपने इसी लाइन को एक्सटेंड करना है N तक, पॉइंट N तक, लेकिन आपने एक्सटेंड इसको इस तरह करना है कि ML और LN आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, तो यही चीज़ यहाँ पे अब हम यूज़ कर रहे हैं कि ML जो है वो इक्वल है LN के। तो इसका मतलब ये है कि जो ML है, ML ये हाफ है MN के। ठीक है, अगर ये पूरी MN 10 सेंटीमीटर है तो ये ML उसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपस में इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, इक्वली डिवाइड हुई हुई है। ये 5 सेंटीमीटर है तो हमने इसको भी एक्सटेंड किया था 5 सेंटीमीटर तक। अगर पूरा ये 10 सेंटीमीटर है, MN पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ML उसकी हाफ है 5 सेंटीमीटर। और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था, तो हम इस तरह ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट, अभी हमने क्या कहा है कि BC, ये जो BC है ये पूरी NM के या MN के बराबर है, यानी BC भी अगर 10 सेंटीमीटर है और NM भी 10 सेंटीमीटर है, तो ML जो है, जो MN का आधा हिस्सा है, तो जाहिर बात है वो BC का भी आधा हिस्सा होगी। सो हेंस हम कह सकते हैं मेजरमेंट LM इज हाफ ऑफ मेजरमेंट BC। और यही दूसरी चीज़ थी जो हमने प्रूफ करनी थी कि ये जो लाइन सेगमेंट दोनों मिड पॉइंट्स को जॉइन करिए, ये
थर्ड साइड के, ट्राइंगल की थर्ड साइड के हाफ होगी। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम, ये पॉइंट नंबर 6 है और ये पॉइंट नंबर 7 है। सो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 6 एंड स्टेटमेंट नंबर 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, अब हमने दो चीज़ें प्रूफ कर दी हैं जो हमने प्रूफ करनी थी। एक तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और दूसरी लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को जॉइन कर रही है वो पैरेलल है थर्ड साइड के और वो हाफ ऑफ द लेंथ है थर्ड साइड के। तो हमने ये इस थ्योरम में जो दो चीज़ें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। तो आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।